Hello learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this revolutionary educational YouTube channel Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. This channel is the sensational zone of all India competitive exams preparations like UGC NET, CTET PTET, NVS KVS, NTT ETT, B.Ed M.Ed 100% free of cost. So students, before starting this video, I request you all to subscribe this channel, share this channel to maximum aspirants for absolutely free of cost education all over India, and press bell icon button to get timely notifications of all my new and upcoming videos. So guys, in UGC paper 1 preparational series, the 9th unit, that is people development and environment, is currently going on this channel. In this whole week, I taught you its subtopics like climate change and its socio-economic and political dimensions, along with the impacts of different types of pollutants on human health and environment. So therefore, today in this video, I will discuss the previous year questions from these subtopics which were covered during this whole week. So let's start with the presentation of different previous year questions, and which are very most important questions to be covered today. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, मैच करना है दो तरह की लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो जिसमें क्या है, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है कि वो साथ में जो है वो कोलैबोरेट हो गया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो मैं आपको बता देती हूँ। लिस्ट 1 में ए पे है फ्लड, बी पे है ड्रॉट, सी पे है अर्थक्वेक एंड डी पे है वॉल्केनो। और लिस्ट 2 में जो है उसके रिस्पेक्टिव मीनिंग्स हैं। तो इसमें देखिए, अगर फ्लड है, ठीक है जी, तो इसमें से ये जो ऑप्शंस हैं, लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशेंट ड्यूरेशन, tremors produced by passage of vibratory waves through the rocks of the earth, events through which molten substances come out, excess rain and uneven distribution of water. So अगर हम करें फ्लड, तो फ्लड जो है वो 4th नंबर पे जो है वो उसकी मैचिंग हो रही है, ए विद 4th। अगर हम ड्रॉट की बात करें तो ड्रॉट क्या है, लैक ऑफ रेनफॉल और ऑफ सफिशेंट ड्यूरेशन। तो बी का जो है वो मैच हो रहा है, वो फर्स्ट से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सी ऑप्शन है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, सो यहाँ पे शेकिंग वाइब्रेशंस होती हैं। सो ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ। तो जो सी ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो रही है। और जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो आप कह सकते हैं कि दैट इज़ मैच्ड विद द थर्ड ऑप्शन, इवेंट थ्रू विच मोल्टेड सब्सटेंसेस कम आउट। सो ये ऐसे मैचिंग है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 20 क्वेश्चंस टोटल में आज लेके आई हूँ। तो धीरे धीरे इन लेवल, जो क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, इजी से जो आगे जगह जो है टफ होते चले जाएंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। और इसका फ्लड भी सबको पता होता है, फ्लड क्या है, ड्रॉट क्या है, अर्थक्वेक क्या है, वॉल्केनो क्या है। तो मैंने आपको इसका सही मैच बता दिया। सो कोड्स आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, कोड्स मतलब आंसर कौन कौन से हैं। सो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो जो ए ऑप्शन है जिसमें ए के साथ 4th, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड एंड डी के साथ थर्ड मैच हो रहा है, और ग्रीन कलर का मैंने शो किया हुआ है और आपको समझा भी दिया है। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, बेसिकली पहले ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही रेनफॉल होती है, रॉक्स के ऊपर गिरती है, और उन रेनफॉल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े से एसिडिक होते हैं नेचर के, मतलब सिंपल पानी नहीं है, एसिडिक पानी वाली जो है रेनफॉल होती है। रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो रॉक्स के ऊपर गिरते हैं, और जैसे वो गिरते हैं, जो रॉक्स के अंदर का जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं, वो रेनफॉल के टच में आने से मिनरल ग्रेन्स जो है रॉक्स में अंदर, जो पाषाणों के अंदर, रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, उनमें अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से नए मिनरल्स बन जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। सो इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन विच काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो आप देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर से होता है, स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन से होता है, सी हैवी रेनफॉल से होता है केमिकल वेदरिंग, या फिर डी ग्लासिएशन से होता है। सो ये किससे होता है, मैंने आपको पहले
पहले बता दिया, जब रेन रॉक्स के साथ टकराती है तो रॉक्स के जो अंदर के मिनरल ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करके नए जो है मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या नए मिनरल्स बना देते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द हैवी रेनफॉल. सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज अ लॉजिस्टिक कर्व. एक मतलब लॉजिकल कर्व, अगर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है धीरे धीरे लॉजिकली बढ़े, सो द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कितनी हो सकती है. सो ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो आपको दी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम 1 में. तो इसमें क्या है, इज़ इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, इज़ इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ रेट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन. So its right answer is equal to half the carrying capacity. If the population growth follows a logical curve, the maximum sustainable yield is equal to half the carrying capacity. की अभी भी जो है हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, अपनी पॉपुलेशन के साथ उसको मैच करें, अभी भी हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. तो इसको जो है हमने और भी बूस्टअप और इम्प्रूव करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं जी. क्रोमियम एज एन कंटेमिनेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लेवल कॉजेज. हाँ जी, अगर ड्रिंकिंग वाटर में क्रोमियम की जो कंसिस्टेंसी है या उसकी जो कह सकते हो कि वॉल्यूम है, अगर एक परमिसिबल लेवल से ज़्यादा हो जाए वाटर के अंदर, तो वो क्या कॉज कर सकता है. ए स्केलेटल डैमेज कर सकता है, बी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, सी डर्मल एंड नर्वस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर लिवर या किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. सो राइट आंसर इज डी, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड if the chromium as an contaminant in drinking water is in the excess of permissible levels. ठीक है जी. So D is the right answer. Next question, the main precursors of winter smokes are. मेन प्रीकर्सर्स क्या क्या उसमें जो है जो विंटर स्मोक है इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है जी. N2O प्लस हाइड्रोकार्बन्स, NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स, C इज़ SO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड D इज़ SO2 एंड ओजोन. आपको मैंने जब ये सारा पॉल्यूटेंट्स का जो है मैंने डिटेल में कराया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ 20 क्वेश्चंस 1 बाय 1, ये मैंने 2 टॉपिक्स जो इस हफ्ते में टोटली डिटेल में कवर कराए हैं. कौन कौन से टॉपिक्स हैं, द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एक ये टॉपिक कराया डिटेल में, एक मैंने कराया है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस इन डिटेल. ये 2 सब टॉपिक मैंने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में से कराए हैं. और जो क्वेश्चन है मेन प्रीकर्सर्स ऑफ विंटर स्मोक, ये कौन से टॉपिक में से आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. तो वो कह रहा है कि स्मोक किससे बनता है. मैंने आपको स्मोक डिटेल में कराया था, सब कुछ कराया था आपको, डिफरेंट काइंड के पॉल्यूटेंट्स कराए थे, एयर पॉल्यूटेंट्स अलग से कराए थे, सॉइल पॉल्यूटेंट्स अलग से कराए थे, मतलब सब कुछ डिटेल में कराया था. आप ये जो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से पहले इस वीक में जितने जो 2 टॉपिक्स मैंने सब टॉपिक्स डिटेल में कराए हैं, दोनों को आप देखिए, वॉच करें. वो वीडियोज़ से तैयारी करके, वीडियोज़ वॉच करने के बाद, उसको कवर करने के बाद फिर ये वीडियो जो है ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो है वो मेरे साथ सॉल्व करें. अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जब तक आपने बेस ही नहीं पढ़ा होगा तो उसमें से क्वेश्चन, अगर जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसा लगेगा. आपको लगेगा कि मेरे को तो आता ही नहीं है, बिकॉज आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है. तो पहले आप इस वीक की जो मैंने आपको 2 टॉपिक्स डिटेल में कराए हैं उनकी वीडियोस देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें. तो स्मोक में क्या क्या होता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड, SO2 प्लस हाइड्रोकार्बन्स, दोनों मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारी स्मोक जो है एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है. ठीक है जी. सो द आंसर इज SO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में कराई हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है, फ्लैश फ्लड्स आर कॉज्ड व्हेन. फ्लैश फ्लड्स, ठीक है जी, ये कब कॉज होते हैं, मतलब क्या रीज़न हो सकता है और जो है वो किस टाइम पे कॉज हो सकते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. ए ऑप्शन क्या है, द एटमॉस्फेयर इज कंडक्टिवली अनस्टेबल एंड देयर इज कंसिडरेबल वर्टिकल विंड शीर. ठीक है जी.
ऐसे जो फ्लैश फ्लड्स हैं, इसका राइट आंसर ए में ही आपको मिल गया, दैट फ्लैश फ्लड्स आर कॉज्ड व्हेन दैट एटमॉस्फेयर इज कनेक्टिवली अनस्टेबल। एटमॉस्फेयर जो है वो अनस्टेबल होता है, रूटीन वाला नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एंड देयर इज़ कंसिडरेबल वर्टिकल विंड शीर। और जो विंड शीर है, विंड का जो वेग है वो वर्टिकली आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकल विंड शीर होती है। उस मामले में उस टाइम के दौरान जो है वो फ्लैश फ्लड्स आते हैं। सो ए राइट ऑप्शन इज़ ए, और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बी क्या है, एटमॉस्फेयर इज स्टेबल, तब आते हैं। सी इज एटमॉस्फेयर इज कनेक्टिवली अनस्टेबल विद नो वर्टिकल विंड शीर, ये भी गलत है। विंड्स आर कैटाबैटिक, ये भी गलत है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल हज़ार्ड। येस, इसमें से आपने ये देखना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो नेचुरल हज़ार्ड नहीं है, मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक जो है हज़ार्ड है वो कौन सा है। दैट इज़ ए अर्थक्वेक है, नहीं, ये क्या है, नेचुरली होता है। सुनामी है, नहीं, ये भी नेचुरल होता है। सी इज़ फ्लैश फ्लड्स, नहीं, ये भी नेचुरल क्राइटेरिया है, नेचुरल हज़ार्ड है फ्लैश फ्लड, ठीक है, मैंने आपको कराया था ना वीडियो में, तो वही आपको मैं कह रही हूँ कि वीडियो पहले देखिए। और डी क्या है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। येस, न्यूक्लियर एक्सीडेंट इज़ कॉज्ड बाय द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर एमिशन से जो होता है, एमिशंस होती हैं, वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहलाती हैं। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल कभी नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, एटम बम्स बनते हैं, न्यूक्लियर एमिशंस होती हैं, ये सारी के सारी मैन मेड हैं, एंथ्रोपोजेनिक है, ना कि वो नेचुरल हज़ार्ड है। तो क्या है, उसने ये पूछा कौन सा नेचुरल हज़ार्ड नहीं है, ऑड वन आउट, तो आपका जो आंसर है दैट इज़ डी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, ठीक है, ये एक टर्म है कि इकोलॉजिकल मीन्स पूरे इको इन्वायरमेंट के जो फुटप्रिंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल स्टेबल है, और जो हमारे पास जो है लैंड और वाटर इतनी अच्छी मात्रा में और इम्प्रूव्ड जो है वो क्राइटेरिया में उपलब्ध हैं, जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल हो जाती है और हम उसको जो है वो यूज़ कर पाते हैं। सो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिप्रेजेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट दैट एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, दो टॉपिक्स में से मैं आपको करा रही हूँ, दो टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक्चुअली मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको करा रही हूँ। एक तो इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट से करा रही हूँ, प्लस आपको करा रही हूँ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डायमेंशन से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, बिकॉज इस वीक में यही जो है मैंने टॉपिक्स आपको डिटेल में कराए हैं। नेक्स्ट इज़ द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, 1986 में जो है गंगा एक्शन प्लान जो है वो इनिशिएट हुआ था और उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मीथेन। मीथेन गैस का जो है वो सोर्स कौन सा है इसमें से, ए वेटलैंड है, बी फॉर्म इंडस्ट्री है, सी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एंड या डी की ऑल ऑफ दीज है। सो डी अभी आपको ऑप्शन दिख नहीं रही है, लेकिन जो डी है दैट ऑल ऑफ दीज है, नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको वीडियो में भी कराया था कि जो मीथेन गैस होती है, हमने सारी गैसेस पढ़ी थी, ईथेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कुछ पढ़ा था हमने वीडियोज़ में। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जो मीथेन है वो वेटलैंड से क्रिएट होती थी, ठीक है जी। तो जैसे जो लैंड्स हैं वो बिल्कुल कभी भी ड्राई लैंड से जो है वो मीथेन उत्पन्न नहीं होती है। वेट लैंड्स, जहाँ पे जो लैंड्स हैं वो ज़्यादातर 99.9% वेट नेचर की होती हैं, वहाँ से जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। सो इट इज़ ए आंसर इज़ द राइट आंसर, वेटलैंड्स आर द सोर्स ऑफ मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमंस। हाँ जी, सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कौन सा जो है नेचुरल हजार्ड हो सकता है। अर्थक्वेक हो सकते हैं सबसे ज़्यादा घातक, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर ड्रॉट एंड फ्लड्स। हाँ जी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेजेस टू ह्यूमंस जो हैं ये है डी ऑप्शन, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स से जो है बहुत ज़्यादा जो है ड्रास्टिक
आप कह सकते हो कि बहुत घातक है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसने ये पूछा है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है, कौन सा नेचुरल हज़ार्ड सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। सो दिस इज़ ड्रॉट एंड फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ अराउंड। पावर प्रोडक्शन में जो रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनकी कितनी जो है परसेंटेज है पावर प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इंडिया में, इज़ अराउंड दैट इज़ 10 to 12%। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये करंट डाटा है, करंट स्टैटिस्टिक्स है कि 10 to 12% जो है वो इसमें प्रोडक्शन ऑफ पावर में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोर्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स हमारी जो नदियां हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन से सोर्स से जो है वो पोल्यूटेड होती हैं हमारी नदियाँ। हाँ जी, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या फिर थर्मल पावर प्लांट्स। हाँ जी, इसका राइट आंसर है अनट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज की जो गंदगी होती है, सीवेज की जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं या गंदा पानी होता है या कोई लिक्विड जो है सब्सटेंसेस होते हैं सीवेज के, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूट करते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ को, जस्ट लाइक रिवर्स, ओशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिवर्स की बात की है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन जो है दैट इज़ सेकंड, अनट्रीटेड सीवेज से जो वो क्रिएट होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कहता है ये सारी गैसेज आपको दी हुई हैं, इसमें से ऐसी गैस बताइए जो नेचुरली नहीं फॉर्मेट होती है, ना ही वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से फॉर्मेट होती है, ना ही नेचुरली और ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से फॉर्मेट होती है। ऐसी कौन सी जो है वो पॉल्यूटेंट गैस है। सो ए इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड इज़ नाइट्रस ऑक्साइड्स, 3 इज़ मीथेन एंड 4th इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेचुरली प्लस जो है इंडस्ट्रियल एमिशन से होती है। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है दैट इज़ एक्सेप्शनल केस और राइट आंसर इज़ ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वाई? बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन pollutant gas is released just like from the ACs and refrigerations। ठीक है जी। सो ये कंप्रेस्ड गैस होती है। आपने देखा होगा आपके एसी से जो बाहर एमिशन होती है, एसी जब आप चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर से जो गैस उत्पन्न होती है, वो सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस होती है और वो ना नेचुरल होती है ना ही इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ a separate criteria. So chlorofluorocarbons. Next question, which of the following pollutant is the major cause of respiratory diseases? सांस की जो तकलीफ़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो मेन कॉज हैं वो कौन कौन से हैं इसमें से, और ये इसमें से एक ही आपने ढूंढना है, दैट इज़ फर्स्ट सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, सेकेंड इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, थर्ड इज़ कार्बन मोनोक्साइड एंड फोर्थ इज़ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ जी, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज़ द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। मैंने आपको वीडियो में भी कराया था कि सबसे ज़्यादा हमारे जो लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको जो डिस्टर्ब करता है, सांस लेने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किससे होती है? सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। तो दैट इज़ द राइट आंसर एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट option, that suspended fine particle is the pollutant which is the major cause of respiratory diseases in human. Next question, identify the air pollutant in urban areas। ठीक है जी, शहरी इलाकों में ऐसा कौन सा एयर पोल्यूटेंट है विच इरीटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये दोनों आ गए कि रेस्पिरेटरी प्लस ह्यूमन आई इरिटेशन, ये कौन से ऐसे पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट से होती है। सो फर्स्ट इज़ पार्टिकुलर मैटर, second is oxides of nitrogen, third is surface ozone and fourth is carbon monoxide। so ये that is third option is the right option, surface ozone। ठीक है जी, is the air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of ह्यूमन बींग्स। ये आपको पूरा मैंने टेबल बना के बताया था कौन सा पोल्यूटेंट है और वो क्या उसका क्या सोर्स है और वो कहाँ पे ह्यूमन की बॉडी में कहाँ करके इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पूरा मैंने चार्ट जो है टेबल के थ्रू, ये सारा लेड है, मरकरी है, ठीक है जी, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स है, वाटर पोल्यूटेंट्स है, लैंड पोल्यूटेंट्स है, सबके अलग अलग चार्ट मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या कवर किया था कि पोल्यूटेंट का नेम,
उसका सोर्स और उसका इफेक्ट। ठीक है जी। सो प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियोस पहले देखें इस वीक की पूरी, उसके बाद ये सॉल्व करें मेरे साथ। सो थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। ये सबको पता है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे होते हैं फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, कल्टीवेशन, क्रॉपिंग, फार्मिंग में जितने भी पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस। सो ए ऑप्शन द राइट ऑप्शन, पेस्टिसाइड आर द पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन द ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये सारे फ्यूल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल जो है वो चुनना है। सो दैट इज़ इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी या हाइड्रोजन। हाँ जी, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट environmental criteria fuel, you can say fuel of energy, that is fourth, hydrogen is the right option, जो बहुत ही environment friendly है। next question, the dominant source of pollution due to oxides of nitrogen NOx in urban areas। अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट करता है? शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है घातक और जो है डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कौन सा होता है? रोड ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, एनर्जी यूज़ इन इंडस्ट्री या फिर पावर प्लांट्स। हाँ जी, ये सबको पता है, दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो पोल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है, या उसको रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है NOx का जो है वो सोर्स होता है अर्बन एरियाज़ में। व्हाट इज़ NOx? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में आया हुआ है। आप देखिए, इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। कहते हैं अर्बन एरियाज में जो स्मोक है, ठीक है जी, वो फ्रीक्वेंटली विंटर्स में आती है, सबको पता है, ठीक है जी। सो रीज़न क्या दिया हो? इन विंटर्स a lot of biomass is burnt by people for heating purposes or to keep themselves warm। तो ये रीज़न दिया हुआ है कि बायोमास जो है वो बर्न होता है, पीपल बर्न करते हैं इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म ऑल्सो, ये रीज़न है। तो अजर्शन भी दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसे क्वेश्चन अजर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में आए, ए और आर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो दोनों के बीच में बिकॉज लगा के सॉल्व करते हैं। इनके 4 ऑप्शंस ही होते हैं जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ही इसके आंसर्स होते हैं। इसमें से आपको ये बताना होता है कि ए सही है, आर सही है और आर ए की एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये, दूसरा ऑप्शन होता है ए सही है, आर सही है और आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है, या आर जो है वो ए का रीज़न नहीं बनता, ये सेकंड है। थर्ड इज़ कि ए सही है बट आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या दी होती है असर्शन रीजनिंग में? हर क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजनिंग में यही 4 ऑप्शन होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया होता है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, या फिर एक और तरह की ऑप्शन दी हो सकती है कि आर इज़ ट्रू एंड ए इज़ फॉल्स। इस तरह की ऑप्शंस दी होती हैं। अब ये देखिए, ए क्या है? आप पहले इंडिविजुअली चेक कीजिए कि ए इंडिविजुअली सही है अपने आप में, जो स्टेटमेंट है। स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स, यस, समर्स में तो आते नहीं है, ये तो अपने आप में सही स्टेटमेंट है। रीज़न देखिए, अपने आप में जो रीज़न है वो अपने आप में ठीक है। इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस एंड फॉर कीपिंग themselves warm, ये अपने आप में ये भी स्टेटमेंट सही है। सो ए और आर दोनों अपने अपने इंडिविजुअली लेवल पे सही हैं। अब हमने ये बताना है कि आर ए की एक्सप्लेनेशन बनती है कि नहीं बनती। बिकॉज लगा लीजिए बीच में, बिकॉज लगा के आप उसको पढ़िए। इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स बिकॉज इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ट बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देम वार्म। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है ए की। जो रीज़न है वो असर्शन का प्रॉपर रीज़न नहीं बन रहा है, बिकॉज स्मोक जो है विंटर्स में उसके होने के सिर्फ और सिर्फ बायोमास बर्निंग नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है जी। तो उसने एक पर्टिकुलर कारण के बारे में आपको बताया, तो फुल फ्लेज रीज़न नहीं बनता है आर ए का। सो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा? दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो सेकेंड ऑप्शन आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, सेकेंड ऑप्शन सही जा रही है, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आर ए की फुल ऑन 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती तो आपका ऑप्शन आना था फर्स्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे प्रॉपर रीज़न नहीं बन रहा है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। सो
विद दिस वीडियो इज़ ओवर। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं। 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और ये बार बार जो है हर एक अटैम्प्ट में जो है डिफरेंट सेट्स में ये क्वेश्चन पाए गए हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स जो है, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किसी बात पे आपको कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है कमेंट बॉक्स में, वो भी आप कमेंट करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थ्रू आउट इंडिया, बिकॉज ये एकमात्र ऐसा चैनल है, रेवोल्यूशनरी एकमात्र ऐसा चैनल है जो लॉकडाउन क्राइसिस में मैंने शुरू किया है, और इसका एक ही मकसद है कि पूरे इंडिया में 100% फ्री एजुकेशन, वो भी कंप्लीट एजुकेशन। ये नहीं कि बीच में हमने कोई कोर्स कराया बीच में छोड़ दिया, नहीं, कंप्लीट एजुकेशन आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपको मुहैया करवा रहे हैं लॉकडाउन क्राइसिस के दौरान। तो ये शेयर करें चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और जो है आप अपने प्रेशियस कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें। और इस चैनल के ऊपर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशनल सीरीज़ में मैं आपको बता दूं, मैंने 5 टॉपिक जो है फुल फ्लेज 100% कंप्लीट एज़ पर दी सिलेबस मैं करा चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर। वो कौन कौन से हैं करा चुकी हूँ? रिसर्च एप्टीट्यूड 100% कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड 100% कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेशन फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका है, और 5th नंबर पे हायर एजुकेशन, वो भी 100% कंप्लीट फुल फ्लेज हो चुका है एज़ पर दी सिलेबस। सिलेबस आप हाथ में ले लीजिएगा, और प्ले लिस्ट बटन में जाइए, इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक्स जो हैं उसकी प्ले लिस्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और 6th जो यूनिट है दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी जो है एज़ पर दिस सिलेबस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, इस चैनल के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। साथ में अलॉन्ग विद दैट सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की भी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, वो भी एज़ पर सिलेबस कंप्लीट चल रही है, और साथ में यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की जो है प्रिपरेशन चल रही है, वो भी फुल फ्लेज चल रही है। और साथ में 4th कोर्स जो है वो दैट इज़ यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी की भी जो है वो फुल ऑन सीरीज़ चल रही है एज़ पर द सिलेबस। बहुत कोर्सेज चल रहे हैं, आगे भी हम कोर्स लॉन्च करने की जो है वो कोशिश करते रहेंगे। हर महीने 1.5 महीने बाद नया कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है। इस चैनल को मैंने खोला था 1 अप्रैल 2020, इस 2020 अप्रैल में ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, और अब तक जो है आप 700 सब्सक्राइबर्स अप्रोचिंग जो है ये चैनल को मिल चुके हैं। 700 सब्सक्राइबर्स थ्रू आउट इंडिया 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं अपनी अपनी स्ट्रीम्स की, और आगे जाके भी हम नई स्ट्रीम लेके आएंगे इस चैनल के ऊपर। ये एक बहुत ही बड़ा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% कंप्लीट एजुकेशन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर कंसर्न। Stay tuned for the next video. God bless you all. Bye bye for now.